Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is the control process or process of controlling। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग। और आज हम देखेंगे कंट्रोल प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, यानी कि कंट्रोलिंग का अमल जो है, जो हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप एज शोन इन द फिगर। जो कंट्रोल प्रोसेस है, कंट्रोल का अमल है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हमने मेंशन किए हैं इस तस्वीर के अंदर, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टेप नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टेप 3 कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड स्टेप 4 करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी। वन बाय वन हम इन तमाम स्टेप्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल हमारे पास है पड़ी। सबसे नंबर 1 है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स कहते हैं मयार को, ठीक है, कि आप एक मयार रख रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि उस मयार पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो होनी चाहिए। अब इसको हम देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, दिस मीन्स सेटिंग अप ऑफ द टारगेट विच नीड्स टू बी अचीव टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल इवेंचुअली। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं जिनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको मीट कर सकें। मीन्स कि हम टारगेट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनको अचीव कर सकें, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, चाहे वो प्रॉफिट है कि कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना, वो सब जो है वो अचीव किया जा सके। स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं, ये इंडिकेट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस, कारकर्दगी का तरीक़ाकार, ठीक है, कि किस टाइम तक कितना परफॉर्मेंस कारकर्दगी होनी चाहिए, किस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए कि एंड तक वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच कर जाए, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि 2 क्रिकेट टीम होती है, अगर एक क्रिकेट टीम पहले खेलती है तो टारगेट देती है 300 रन्स का, तो हमारा जो 300 रन टारगेट है दूसरी टीम के लिए, वो स्टैंडर्ड है कि इतना बनाएंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस समझी जाएगी कि अच्छी नहीं है। इसी तरह से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर कैटेगराइज एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। जो कंट्रोल स्टैंडर्ड जो हमने कैटेगराइज किए हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, मिकदार के ऊपर भी हो सकते हैं, और क्वालिटेटिव मेयार के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हमने मेयार सेट किए हैं, जो मिकदार की बुनियाद पे हैं, इनको एक्सप्रेस किया जाता है पैसों की बुनियाद पे, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट या पैसा हम कमा रहे हैं। एक हम टारगेट या स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि इस साल मुझे इतना मुनाफा कमाना है, तो वो अचीव करना होगा हमें। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑन द अदर है इंक्लूड इंटेंजिबल आइटम। जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं दूसरे हाथ पे, वो इंटेंजिबल आइटम्स होते हैं। वो बेसिकली वो ऐसे आइटम हैं जिनका ताल्लुक पैसों से नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स के हो सकता है कि आप कस्टमर कैप्चर कर रहे हों, या आपकी कंपनी की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हों, ठीक है। हमारे यहाँ कंपनी में रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने का मेयार बढ़ रहा हो, ठीक है, टाइम पे एम्प्लॉय आ रहे हों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो सकती है। इस तरह के जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड होंगे वो क्वालिटेटिव कहलाएंगे, और इसको हम पैसों से हम नहीं तोलते, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 स्टेप हो गया, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स के हमें मेयार बनाने हैं जो हमने अचीव करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम मैयर करें, पैमाइश करें अपनी जो असल कारकर्दगी है उसको। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय मेजर्स अगेंस्ट द टारगेट। अब जो हकीकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कारकर्दगी एम्प्लॉय की, इसकी हम पैमाइश करते हैं अगेंस्ट द टारगेट, जो हमने टारगेट या स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके मुखालिफ। वंस द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, इट इज़ द जॉब ऑफ मैनेजर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जब एक टास्क कंप्लीट हो जाए एम्प्लॉय का, तो यह मैनेजर की जॉब होती है कि वो मेजर करे कि एम्प्लॉय की कारकर्दगी कैसी रही। द मैनेजर विल एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड आस्क देम टू सबमिट देयर रिपोर्ट ऑफ वर्क। तो मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है, ठीक है, वो जायज़ा लेता है परफॉर्मेंस का ईच एम्प्लॉय का, और उनसे कहता है कि अपने काम की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मेजरमेंट परफॉर्मेंस बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे जैसे मैनेजमेंट का लेवल अप जाता है तो परफॉर्मेंस को मेजर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स कि जब आप टॉप लेवल्स मैनेजर्स पे जाते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है उनके काम की
परफॉर्मेंस की यानी कि मैयर करना। अब मैयर करना, परफॉर्मेंस को मैयर करना मीन्स के अब उसकी कारकर्दगी कैसी रही, टाइम पे काम पूरा कर पाया, काम पूरा करने के बाद क्या काम ठीक भी था या नहीं था, इन तमाम चीज़ों को मैयर किया जाता है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो जाता है कंट्रोल प्रोसेस का या प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का। थर्ड स्टेप हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये वही बात है कि अब हम अब मुआवजा करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ। दिस कंपेयर द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। इस स्टेप में हम कंपेयर करते हैं जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो स्टैंडर्ड मेयार हमने सेट किए थे उसके अंदर कि अब क्या है। आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल रिपोर्ट, जब हम एक्चुअल रिपोर्ट की पैमाइश कर लेते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, अब कंपेरिजन इज मेड between the actual performance and the pre-decided standard performance, and the difference is calculated between both the performance and the report is generated after the analysis of performance of all employee। कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे और जो स्टैंडर्ड हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं परफॉर्मेंस के उनके दरमियान में, ठीक है। एंड द डिफरेंस इज कैलकुलेटेड, और डिफरेंस भी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन बोथ परफॉर्मेंस के दरमियान में और जो रिपोर्ट जनरेट की है उसकी एनालिसिस की बुनियाद पे कि एम्प्लॉयज़ ने जो रिपोर्ट बनाई है और जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसमें फ़र्क कितना है, और इस बुनियाद पे फिर पैमाइश की जाती है और जो स्टेप लेने होते हैं फिर वो करेक्टिव एक्शन नेक्स्ट स्टेप में लिए जाते हैं। मीन्स के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो परफॉर्मेंस है क्या वाकई उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही, और जो रिपोर्ट उसने सबमिट करवाई है उसमें जो बातें लिखी हैं वाकई उसके काम से मैच होती हैं कि नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप हमारे पास है टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कोई करेक्टिव एक्शन चाहिए हमें तो वो हम लेंगे। अगर रिपोर्ट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तब फिर हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। दिस स्टेप इज़ इनिशिएटेड बाय द मैनेजर हु करेक्ट्स एनी डिफेक्ट्स इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो स्टेप है ये इनिशिएट किया जाता है मैनेजर के थ्रू, जो करेक्ट करता है कोई भी डिफेक्ट आ रहा है एम्प्लॉय की असल कारकर्दगी के अंदर, तो उसमें फिर क्या करेक्टिव एक्शन लेके आने हैं। When the performance of each employee is analyzed and the difference between target given to them and the percentage of target achieved by them is observed, then required action are taken as per the policy of the company and the past performance of the employee। जब परफॉर्मेंस होती है ईच एम्प्लॉय की एनालाइज की जाती है और जो डिफरेंस बिटवीन द टारगेट है वो उनको दे दिया जाता है कि ये डिफरेंस है, या जो परसेंटेज टारगेट अचीव हुई है वो ऑब्जर्व कर दी जाती है, तो उसके बाद अब हमने एक्शन लेना होता है कि अब हमने एक्शन क्या लेना है। अभी जो एक्शन है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्या डिफरेंस आया है, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनी पॉलिसीज़ की तय होता है कि अब उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बना रखी हैं। क्या वो एम्प्लॉय को सज़ा देंगे या पनिशमेंट देंगे या उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनकी पास परफॉर्मेंस देखते हुए उनको माफ़ कर देंगे, अगर पास पे भी ऐसी परफॉर्मेंस रही है तो फिर निकाल देंगे, या क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, या क्या डिसीजन में कोई गलती होगी, या स्टैंडर्ड बहुत हाई रख लिए, या हमारे पास एम्प्लॉय की गलती है, या हमारे पास जो मशीनरी है वो इस काम की नहीं है। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत डिफरेंट सिनेरियो को देखते हुए जो मैनेजर है वो करेक्टिव एक्शन लेता है अगर ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बेसिकली कंट्रोल का प्रोसेस है पड़ा। तो इसी कंट्रोल के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग होती है, फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं और फिर से सब कुछ सेट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप थे हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस के। नंबर 1 हमारे पास एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड और टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।